ये बात मैं अपनी एक पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ और मैं दोबारा दोहरा सकता हूँ कि हॉरर एनीमे में जब मिस्ट्री शामिल हो जाए तो एनीमे का ग्रेट होना तो एक फैक्ट है। और शिकी उन एनीमे में से एक एनीमे है जो कि तुम्हें खुद से सवाल करने पे मजबूर कर देती है कि आखिर एनीमे में चल क्या रहा है। वेल, अगर तुमने इस एनीमे को नहीं देखा तो मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि एनीमे को देख लो और फिर इस वीडियो को चेकआउट करो। इस एनीमे पे बिना स्पॉयलर्स के भी मैंने एक ओवरव्यू दे रखा है जो कि तुम इस वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। और बाकी बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द रिव्यू वीडियो। स्टार्ट करते हैं एनिमेशन क्वालिटी से, जो कि कुछ खास नहीं है एक्चुअली, बिकॉज एनीमे 2010 की है तो एनिमेशन क्वालिटी भी पुरानी ही होगी। और इस एनिमेशन क्वालिटी में जो कि सबसे ज्यादा फनी चीज है वो है इनके हेयर स्टाइल। लेकिन स्टिल अगर तुम स्टोरी पे फोकस करो तो स्टोरी हिला देने वाली है, हिला देने वाली सीरियसली। ये एनिमे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर की, बिकॉज एनिमेशन क्वालिटी जैसे दिखती है ना, स्टोरी उससे लाख गुना डिफरेंट है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम इस एनीमे में बोर हो जाओ, बिकॉज ये एनीमे तुम्हें बोर होने का मौका ही नहीं देती है। मैं स्टोरी के मुतालिक बड़बड़ तो बहुत ज्यादा करता हूँ, लेकिन अब थोड़ी सी बात करते हैं कि आखिर स्टोरी में ऐसा है क्या। वेल, जैसा कि हम जानते हैं कि मीगामी जो कि अब्रॉड जाना चाहती थी वो कभी भी अपने इस ख्वाब को पूरा नहीं कर पाती और उससे पहले ही अपनी जान दे देती है। वही सबसे ज्यादा मेन पॉइंट था जहाँ पर परेशानियां शुरू हो जाती है, बिकॉज सब लोग यही समझ रहे थे कोई बीमारी है, कोई नई डिजीज आई है, लेकिन एक्चुअल में वो डिजीज होती ही नहीं है। इवन पहले 6 किस्तों तक मिस्टीरियसली लोग मर रहे होते हैं, किसी को समझ नहीं आ रही होती चल क्या रहा है। इवन डॉक्टर जो हमारा आई थिंक मेन प्रोटैगनिस्ट अगर हम इसको कहें तो गलत नहीं होगा, जिसका नाम तोत्सु होता है, वो भी पता नहीं लगा पा रहा होता और वो खुद बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होता है, बिकॉज वो यही समझ रहा होता है कि बीमारी है लेकिन एक्चुअल में बीमारी नहीं होती है। उसको शक तब पड़ता है जब हमारा सेकंड मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम नात्सुनो होता है, और आई थिंक मेरा फेवरेट कैरेक्टर इस एनीमे का यही है नात्सुनो। जब उसने डॉक्टर को एक दफा गलती से कह दिया था कि क्या मरे हुए लोग कभी जिंदा होकर वापस आ सकते हैं, और तब डॉक्टर एकदम शॉक हो जाता है कि आखिर ये बात क्या कर दी इसने। और इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो कि इस एनीमे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती हैं। खासतौर पे तोत्सु की स्टोरी अलग, डॉक्टर की स्टोरी अलग, और तुम्हें हर एपिसोड में अलग अलग कैरेक्टर की स्टोरी देखने को मिलती है कि अलग अलग कैरेक्टर्स की क्या ओकियागारी जो लोग नहीं जानते वैसे तो तुम लोगों को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि ओकियागारी का मतलब वो लोग जो कि मरकर जिंदा हो जाते हैं, तुम इनको वेम्पायर की तरह ले सकते हो। एनीमे में इनको नाम शिकी दिया गया है जो कि तेशिन जो एक प्रीस्ट दिखाया गया था का, और आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अनोइंग विलन्स भी दिखाया गया था इस एनीमे में, जो कि इंसान होकर भी ओकियागारी की मदद कर रहा था। और मजे की बात यह है कि हमारे डॉक्टर का यानी जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका दोस्त भी था ये। वेल, एनीमे तो बहुत अच्छी है लेकिन ये कभी भी बच्चों के लिए नहीं हो सकती, बिकॉज एपिसोड 14 के बाद बहुत ज्यादा वायलेंस हो जाता है, हद से ज्यादा वायलेंस, और मे भी कई लोगों के लिए अप्रोप्रिएट भी ना हो देखना ये, बिकॉज तुम्हें हर पॉइंट पे सिर्फ वायलेंस ही देखने को मिलता है। और जो सबसे मेन विलन इस एनीमे का दिखाया गया वो एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम सोनाको होता है, और वो भी एक ओकियागिरी है जो कि मर चुकी होती है पहले ही। और इसको सेशन जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक इंसान है लेकिन विलन है, उसके नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, और उसी में एक नॉवल था जिसका नाम शिकी था जिस पर ये एनीमे बनी है। उसके अलावा इस एनीमे की जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज लगी थी वो है साइड कैरेक्टर्स पे भी फोकस दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेन कैरेक्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस दिया गया हो। मैं इससे पहले किंग गेम पर एक रिव्यू वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि साइड कैरेक्टर से बिल्कुल फोकस नहीं दिया गया, और अगर किसी साइड कैरेक्टर की डेथ होती है तो तुम्हें उसके लिए सैड भी फील ना हो, बिकॉज उन पे फोकस ही नहीं दिया गया था। शिकी में ऐसा नहीं होता है, शिकी में तुम्हें साइड कैरेक्टर से प्रॉपर फोकस देखने को मिलता है और तुम्हें प्रॉपर स्टोरी देखने को मिलती है हर साइड कैरेक्टर की। एनीमे इमोशनल है तो इस लिहाज से तुम्हें एनीमे में कॉमेडी देखने को तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। अब थोड़ी सी बात करते हैं नात्सुनो की, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आई थिंक सेकंड मेन प्रोटैगनिस्ट है इस एनीमे का, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये बेस्ट कैरेक्टर है इस एनीमे का, बिकॉज ओकियागिरी बनने के बावजूद भी कभी भी ओकियागिरी का साथ नहीं देता बल्कि डॉक्टर का साथ देता है, और डॉक्टर को ये कह भी देता है कि तुम्हें सारे ओकियागिरी को मारना पड़ेगा और मुझे भी मारना पड़ेगा अगर तुम वाकई में इस विलेज को बचाना चाहते हो। वैसे तो नात्सुनो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट दिखाया गया था और ओकियागिरी से बचने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त जिसका नाम तोरू होता है जो कि पहले ही ओकियागिरी बन चुका था और मारा जा चुका था, वो आता है और बहुत ज्यादा इमोशनल भी होता है, बिकॉज वो भी नात्सुनो को हार नहीं करना चाहता होता लेकिन उसकी मजबूरी होती है। यही वजह है कि नात्सुनो भी अपनी जान दे देता है और तोरू उसको ओकियागिरी बना देता है। इस पूरी एनीमे में ओकियागिरी की मिस्ट्रीज का पर्दाफाश करने में जिन दो कैरेक्टर से सबसे ज्यादा मेहनत की है उनमें पहला नात्सुनो और दूसरा डॉक्टर है, और डॉक्टर को तो क्रेडिट ज्यादा जाता है बिकॉज अपनी बीवी की कुर्बानी को देखकर ही इस बात
बात का पता लगाया था कि आखिर इन ओकियागिरी को मारा कैसे जा सकता है। और इस एनीमे में डॉक्टर उन कैरेक्टर्स में से एक था जिसने बहुत जल्दी ओकियागिरी की मिस्ट्री का पता लगा लिया था, लेकिन प्रूफ ना होने की वजह से वो अभी खामोश था और किसी के सामने कुछ नहीं बोल रहा था। और यही वजह है कि पूरा विलेज यही सोच रहा था ये कोई डिजीज है। लेकिन मिड एपिसोड्स में तुम देखते हो कि विलेजर्स को शक हो रहा होता है कि आखिर ये कोई डिजीज नहीं है बल्कि कुछ और ही है, और उनको यकीन भी होता है कि डॉक्टर इस बारे में ऑलरेडी जानता है लेकिन अपना मुंह नहीं खोल रहा। इसलिए डॉक्टर को एक मीटिंग पे बुलाते हैं और सब डॉक्टर से यही पूछते हैं कि आखिर तुम इस डिजीज के बारे में क्या कहना चाहते हो जिसको तुम एक्चुअल में डिजीज कहते हो लेकिन ये डिजीज है नहीं। तब भी डॉक्टर ये मानने से इनकार कर देता है और ये कह देता है कि आखिर वो इस बारे में कुछ नहीं जानता और वो यही मानता है कि ये डिजीज है। लेकिन बाद में वो ओकियागिरी का पर्दा खुद फाश करता है और तब पूरी विलेज ओकियागिरी के खिलाफ लड़ने पर लग जाती है। और ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे मेन फाइट की शुरुआत होती है और जैसा कि मैंने कहा वायलेंस बहुत ज्यादा है और इसी पॉइंट से वायलेंस भी बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। अब इस एनीमे के एंडिंग पे बात करते हैं जो कि आई थिंक मिस्टीरियस थी। एंडिंग डिसेंट थी, ना ही हैप्पी थी ना ही सैड एंडिंग थी, बिकॉज हमें दिखाया जाता है कि एंड में पूरा विलेज जल चुका होता है और वो लोग कहीं और जा रहे होते हैं। और एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि सोनाको और सेशन जो कि हमारे विलेंस हैं वो बच जाते हैं और यहीं पे एनीमे खत्म हो जाती है। इस एनीमे की एक एक्स्ट्रा एपिसोड भी है जहाँ पर पाइप की स्टोरी दिखाई गई है कि आखिर ओकियागिरी कैसे दिन में पाइप में छुपे होते हैं। तो आई थिंक तुम एपिसोड 18 के बाद तुम लोग देख सकते हो। अगर जिसने अभी तक इस एपिसोड को नहीं देखा तो वो उस एपिसोड को चेकआउट कर सकता है। मुझे तो ये एनीमे बहुत ज्यादा पसंद आई और हॉरर एनीमे में मेरी वन ऑफ द बेस्ट वॉच लिस्ट में ये एनीमे शामिल है। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लो। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट एनीमे रिव्यू की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।